म्यूचुअल फंड्स के नियम बनने से पहले ही मतलब भारत में अमीरों के करोड़ों रुपए मैनेज करने के लिए ना नियम बन चुके थे। साल था 1993। हाँ, और ये फैक्ट ना अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। बिल्कुल। ऐसा क्या हुआ था उस वक्त? खैर 1992 का हर्षद मेहता स्कैम तो सबको याद ही होगा। मार्केट में भारी उथल पुथल थी। और रेगुलेटर्स ये बात अच्छे से समझ गए थे कि भाई जिन बड़े इन्वेस्टर्स का करोड़ों रुपया मार्केट में लगा है, उनके फंड्स को सुरक्षित करने के लिए ना तुरंत एक सख्त और क्लियर फ्रेमवर्क चाहिए। एकदम सही बात है। नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 10A के पोर्टफोलियो मैनेजर चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। बिल्कुल। अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के, तो एक बार nismseries.com चेक कर लीजिए। वहां सारे चैप्टर्स के मॉक टेस्ट मिलेंगे। अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत काम आएगा एग्जाम के लिए। चलिए अब चैप्टर में आते हैं। तो देखिए, ये चैप्टर असल में वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री की रीढ़ है। जो भी स्टूडेंट्स NISM सर्टिफिकेशन ले रहे हैं ना, उन्हें समझना बहुत जरूरी है कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर का असल काम आखिर है क्या। हाँ, और इसके दो ही मुख्य पिलर्स हैं, है ना? बिल्कुल। पहला, रिस्क को कम करना और दूसरा, रिटर्न को बढ़ाना। जब हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNI क्लाइंट्स की बात करते हैं, तो वो कोई आम रिटेल ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते। उनका टिकट साइज बहुत बड़ा होता है। राइट। उन्हें एक कस्टमाइज्ड इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन चाहिए होता है, और यहीं पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी PMS की एंट्री होती है। और 1993 से अब तक ये सेक्टर मतलब बहुत इवॉल्व हो चुका है। बिल्कुल। अब सवाल ये आता है कि आखिर मार्केट में ये PMS की सर्विस देता कौन है? करोड़ों रुपए मैनेज करने वाले ये इंस्टीट्यूशंस हैं कौन? मुख्य रूप से ना 3 बड़े प्लेयर्स होते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हाँ। पहले नंबर पे आती हैं बिग ब्रोकरेज फर्म्स। अच्छा, जिनके पास पहले से क्लाइंट्स होते हैं। एकदम सही। इनके पास पहले से ही इन्वेस्टर्स का एक बहुत बड़ा बेस होता है, तो ये अपने HNI क्लाइंट्स को PMS भी ऑफर कर देते हैं। दूसरी होती हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी AMCs। अरे, ये तो वही कंपनियां हैं जो म्यूचुअल फंड्स चलाती हैं। बिल्कुल, लेकिन इनके पास एक अलग PMS डिवीजन भी होता है, सिर्फ बड़े क्लाइंट्स के लिए। और तीसरे होते हैं बुटीक या इंडिपेंडेंट PMS हाउसेस। बुटीक फर्म्स मतलब वो जो सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ही काम करते हैं, राइट? उनका पूरा फोकस इसी एक्सपर्टीज पर होता है। हाँ, उनका कोर बिजनेस ही यही है। और अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें ना, तो इन्वेस्टर्स को कई ऑप्शंस मिलते हैं। कुछ इक्विटी बेस्ड PMS होते हैं जो पूरी तरह से शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। और कुछ डेट में भी तो लगाते होंगे। बिल्कुल। कुछ फिक्स्ड इनकम बेस्ड होते हैं जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में पैसा पार्क करते हैं। इसके अलावा कमोडिटी, म्यूचुअल फंड और मल्टी एसेट PMS भी होते हैं। क्लाइंट की जरूरत और रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ये प्रोडक्ट्स डिजाइन किए जाते हैं। अब यहाँ से ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सर्विस काम कैसे करती है, क्योंकि एग्जाम में ना टाइप्स ऑफ PMS सर्विसेज से सवाल पक्का आता है। हाँ, ये स्टूडेंट्स का काफी फेवरेट टॉपिक भी है। तो इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान ने एक बहुत महंगी शानदार गाड़ी खरीदी है। अच्छा। अब डिस्क्रेशनरी सर्विस वो है जहां उस इंसान ने एक प्रोफेशनल ड्राइवर रख लिया है। मालिक आराम से पीछे सीट पर बैठकर अखबार पढ़ रहा है, कहां से मुड़ना है, ब्रेक कब लगानी है, स्पीड कितनी रखनी है, ये सारे फैसले उस ड्राइवर के हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से समझाया आपने। फाइनेंस की भाषा में डिस्क्रिशनरी PMS में पोर्टफोलियो मैनेजर ही बॉस होता है। राइट। वो खुद तय करता है कि क्लाइंट के पैसों से कब, क्या और कितना खरीदना या बेचना है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया ना, तो मैनेजर इंडिपेंडेंटली फंड्स को मैनेज करता है। मतलब बार बार फोन करके पूछना नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। उसे हर ट्रेड से पहले क्लाइंट से पूछने की कोई जरूरत नहीं होती। और नॉन डिस्क्रिशनरी सर्विस इससे थोड़ी अलग है। इसमें गाड़ी का मालिक खुद स्टीयरिंग व्हील पकड़कर ड्राइविंग कर रहा है। हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन बगल वाली सीट पर वो मैनेजर बैठा है जो नेविगेटर का काम कर रहा है। मैनेजर बताएगा कि आगे मार्केट में ट्रैफिक है, यहां से ये वाला स्टॉक ले लीजिए, लेकिन गाड़ी मोड़नी है या नहीं, ये आखिरी फैसला ड्राइविंग करने वाले मालिक का ही होगा। बिल्कुल सही। नॉन डिस्क्रिशनरी में ट्रेड का एग्जीक्यूशन तो पोर्टफोलियो मैनेजर ही करता है, लेकिन हर बाय या सेल डिसीजन से पहले उसे क्लाइंट की परमिशन लेनी पड़ती है। तो बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते? एकदम नहीं। बिना क्लाइंट की इजाजत के मैनेजर एक भी शेयर खरीद या बेच नहीं सकता। फैसले लेने की आजादी मैनेजर के पास बिल्कुल नहीं होती। और तीसरी सर्विस है एडवाइजरी यानी एडवाइजरी PMS। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने फोन पर रास्ता बता दिया कि भाई उस सेक्टर में मत जाना, वहां नुकसान हो सकता है। अब क्लाइंट उस रास्ते पर जाता है या नहीं और ट्रेड कैसे करता है, ये पूरी तरह क्लाइंट पर निर्भर है। हाँ, एकदम सही पकड़ा। एडवाइजरी सर्विस में मैनेजर सिर्फ नॉन बाइंडिंग सलाह देता है। नॉन बाइंडिंग मतलब मानना जरूरी नहीं है। Right. मतलब मैनेजर सिर्फ इन्वेस्टमेंट आइडियाज देगा, ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ब्रोकर चुनना, डिसीजन लेना, ये सब क्लाइंट के हाथ में होता है। तो इसका इस्तेमाल कौन करता है ज्यादातर? ज्यादातर बड़े इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए खुद की डेस्क होती है। उन्हें सिर्फ किसी खास मार्केट की एक्सपर्ट रिसर्च चाहिए होती है। अच्छा, अब अगर लाइसेंस की बात करें तो सेबी ने PMS शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ की शर्त रखी है। मतलब ये कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो कोई भी अपने गैराज से शुरू कर दे। बिल्कुल नहीं।
5 करोड़ की नेटवर्थ का सीधा सा लॉजिक यही है कि जब कोई इंस्टीट्यूशन दूसरों के करोड़ों रुपए मैनेज करने आ रहा है ना, तो उसकी अपनी हैसियत भी तो मजबूत होनी चाहिए। एकदम सही, स्किन इन द गेम होना बहुत जरूरी है। एकदम सही। कोई इंडिविजुअल इंसान अपने नाम पे पीएमएस नहीं खोल सकता, एप्लीकेंट को एक बॉडी कॉर्पोरेट होना ही पड़ेगा। और सिर्फ पैसों से बात नहीं बनती, टीम में तो क्वालिफाइड होनी चाहिए। हाँ, एक प्रिंसिपल ऑफिसर का होना अनिवार्य है। इस ऑफिसर के पास फाइनेंस, लॉ, अकाउंटेंसी या बिजनेस मैनेजमेंट में प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस। साथ ही सिक्योरिटीज मार्केट में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस और NISM का रेलेवेंट सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और कंप्लायंस के लिए भी तो नियम होंगे, मतलब कोई तो चेक करेगा कि सब सही चल रहा है या नहीं। बिल्कुल, एक कंप्लायंस ऑफिसर का होना भी जरूरी है जो ये सुनिश्चित करे कि सेबी के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। अच्छा। इसके अलावा कम से कम एक और एम्प्लॉय होना चाहिए जो ग्रेजुएट हो और जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। जब ये सारी शर्तें पूरी होती हैं ना, तब फॉर्म A ऑफ शेड्यूल 1 भरना पड़ता है, जिसमें कंपनी का बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल जानकारी और पुरानी विवादों की डिटेल्स देनी होती है। सेबी पूरी तरह से तसल्ली करता है कि ये कंपनी फिट एंड प्रॉपर है या नहीं। चलिए, लाइसेंस तो मिल गया, लेकिन करोड़ों रुपए हाथ में आने के बाद जिम्मेदारी भी तो बढ़ जाती है। हाँ, सबसे पहला और सख्त नियम तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट का ही है। राइट। मिनिमम टिकट साइज 50 लाख रुपए है। कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर किसी क्लाइंट से 50 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट ले ही नहीं सकता। इसका कारण बहुत साफ है। सेबी नहीं चाहता कि आम रिटेल इन्वेस्टर्स जिनकी रिस्क लेने की क्षमता कम है, वो इस हाई रिस्क कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट में आए। बिल्कुल। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो म्यूचुअल फंड्स हैं। पीएमएस सिर्फ उन HNIs के लिए है जो बड़ा रिस्क ले सकते हैं और 50 लाख ब्लॉक कर सकते हैं। सही कहा आपने। और मैनेजर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है फिड्यूशरी ड्यूटी। ये फिड्यूशरी ड्यूटी मतलब भरोसे का रिश्ता है ना? हाँ, इसका मतलब है कि मैनेजर को क्लाइंट के हितों को हमेशा अपने हितों से ऊपर रखना है। प्रैक्टिकल तौर पे इसका मतलब है कि हर क्लाइंट का पैसा एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में एक अलग सेपरेट अकाउंट में रखना होता है। मतलब सबका पैसा एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटीज भी सेग्रीगेटेड रखनी होती हैं। सब क्लाइंट्स का पैसा एक ही पूल में नहीं मिलाया जा सकता। और ट्रेडिंग को लेकर जो पाबंदियां हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग है कि मैनेजर मार्केट में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए क्लाइंट के पैसों पर लोन ले सकता है। अरे बिल्कुल नहीं, एकदम सख्त मनाही है। बोरोइंग और लेंडिंग दोनों प्रतिबंधित हैं। अच्छा। मैनेजर क्लाइंट के बिहाफ पे न तो पैसा उधार ले सकता है और ना ही सिक्योरिटीज उधार दे सकता है। और एक बहुत ही क्रिटिकल रूल है, बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड सिक्योरिटीज में पैसा लगाना बिल्कुल मना है। थोड़ा रुकूंगा यहाँ। बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड मतलब वो कंपनियां जिनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब है, जहां पैसा डूबने का रिस्क सबसे ज्यादा है। सही? जिन्हें हम आम भाषा में जंक बॉन्ड्स भी कहते हैं। बिल्कुल सही। क्लाइंट के पैसों के साथ सट्टेबाजी नहीं की जा सकती। सुरक्षित और रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में ही निवेश करना होता है। एक और बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब आता है जब मैनेजर अपनी ही किसी रिलेटेड पार्टी या एसोसिएट कंपनी में क्लाइंट का पैसा लगाने की कोशिश करे। हाँ, मान लीजिए मेरी PMS फर्म है और मेरी ही एक दूसरी कंपनी भी है, तो मैं अपने क्लाइंट्स का सारा पैसा अपनी ही कंपनी के शेयर्स खरीदने में डाल दूं ताकि मेरी कंपनी का फायदा हो। इसे रोकने के लिए सेबी ने क्या किया है? इसके लिए नियम है कि कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर अपने एसोसिएट्स या रिलेटेड पार्टीज में मैक्सिमम 30% पैसा ही लगा सकता है। सिर्फ 30%? हाँ, और वो 30% भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता। इसके लिए उसे क्लाइंट से पहले लिखित में यानी रिटन कंसेंट लेनी पड़ती है। ट्रांसपेरेंसी सबसे ऊपर है। अरे वाह, ये सारे सख्त नियम देखकर एक बात तो साफ है कि पोर्टफोलियो मैनेजर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। और जाहिर है इतनी बड़ी जिम्मेदारी और एक्सपर्टीज वो मुफ्त में तो देंगे नहीं, तो ये अपनी फीस कैसे तय करते हैं? फीस का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। ये मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा होता है। अच्छा। पहला है फिक्स्ड कॉस्ट। ये AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है। मान लीजिए 1% या 2%। ये फीस तो मैनेजर लेगा ही लेगा, चाहे पोर्टफोलियो में फायदा हो या नुकसान। मतलब ये तो उनका बेसिक चार्ज हो गया। और ब्रोकरेज? इसके अलावा ब्रोकरेज या ट्रांजैक्शन चार्जेस भी क्लाइंट को ही देने होते हैं। और दूसरा हिस्सा होता है परफॉर्मेंस लिंक्ड कॉस्ट, जिसे प्रॉफिट शेयरिंग भी कहते हैं। राइट। अगर मैनेजर ने बहुत अच्छा मुनाफा कमा कर दिया तो उस मुनाफे में से वो अपना हिस्सा लेगा। लेकिन यहाँ इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, हाई वाटरमार्क प्रिंसिपल। ये हाई वाटरमार्क एग्जाम में बहुत बार आता है, इसे कैसे समझाएंगे आप? इसे एक मल्टी ईयर सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने 50 लाख रुपये लगाए। पहले साल के अंत में मैनेजर के अच्छे फैसलों की वजह से पोर्टफोलियो बढ़कर 60 लाख हो गया। मतलब सीधा सीधा 10 लाख का प्रॉफिट। अब मैनेजर इस 10 लाख के प्रॉफिट पर अपनी तय की हुई परफॉर्मेंस फीस ले लेगा। बिल्कुल। अब आता है दूसरा साल। मार्केट में भारी गिरावट आई और वो 60 लाख का पोर्टफोलियो गिरकर 55 लाख हो गया। ओह, तो क्या इस साल मैनेजर को परफॉर्मेंस फीस मिलेगी? नहीं, क्योंकि मुनाफा तो हुआ ही नहीं है। लेकिन अब तीसरे साल की बात करते हैं। मार्केट थोड़ा सुधरा और पोर्टफोलियो 55 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि 55 से 59 हुआ तो 4 लाख का फायदा हुआ ना? हाँ, देखने में ऐसा ही लगता है। लेकिन हाई वाटरमार्क के नियम के हिसाब से
मैनेजर को इस 4 लाख पर 1 रुपया भी फीस नहीं मिलेगी। फीस तभी मिलेगी जब पोर्टफोलियो अपने पिछले उच्चतम स्तर यानी पुराना हाई वाटरमार्क को पार करेगा। इस केस में पुराना हाई वाटरमार्क 60 लाख था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब तक पोर्टफोलियो वापस 60 लाख को पार करके मान लीजिए चौथे साल में 62 लाख नहीं हो जाता, तब तक मैनेजर को कोई प्रॉफिट शेयरिंग फीस नहीं मिलेगी। और जब वो 62 लाख होगा तब भी फीस पूरे मुनाफे पर नहीं लगेगी। सिर्फ 60 लाख के ऊपर जो 2 लाख का नया मुनाफा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर फीस लगेगी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नियम इन्वेस्टर्स के लिए एक तरह से संजीवनी बूटी है, वरना मैनेजर तो पुरानी खराब परफॉर्मेंस की भरपाई करने पर ही हर बार फीस मांग लेता। एकदम सही। और फीस से ही जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हर्डल रेट कहते हैं। हर्डल रेट? हाँ, इसे आप एग्जाम के पासिंग मार्क समझ सकते हैं। मान लीजिए अग्रीमेंट में लिखा है कि हर्डल रेट 8% है। इसका मतलब है कि मैनेजर को प्रॉफिट शेयरिंग फीस तभी मिलेगी जब वो कम से कम 8% से ज्यादा रिटर्न ला कर देगा। अच्छा, मान लीजिए अगर हर्डल 8% है और मैनेजर ने बहुत शानदार काम करते हुए 12% रिटर्न जनरेट किया, तो मैनेजर फीस किस अमाउंट पर लेगा? पूरे 12% पर या सिर्फ 8% के ऊपर वाले 4% पर? ये इस बात पर निर्भर करता है कि अग्रीमेंट में कैचअप क्लॉज है या नो कैचअप। ये कैचअप क्या होता है? अगर नो कैचअप लिखा है तो मैनेजर को सिर्फ इंक्रीमेंटल अमाउंट पर ही फीस मिलेगी, मतलब 8% तक कोई फीस नहीं, और जो ऊपर का 4% एक्स्ट्रा रिटर्न है सिर्फ उसी पर फीस लगेगी। और अगर कैचअप क्लॉज मौजूद हो? तो कैचअप का मतलब है कि जैसे ही मैनेजर ने 8% का हर्डल पार किया, वो वापस जाकर पहले रुपए से फीस की गिनती शुरू कर देगा। अरे वाह! मतलब उससे पूरे 12% के रिटर्न पर फीस मिलेगी। वो पहले वाले हिस्से को भी कैचअप कर लेगा। ये शर्तें इन्वेस्टर को पहले ही क्लियर करनी होती हैं। वैसे दोस्तों, थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। nismseries.com पे जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना, क्योंकि एग्जाम में तो यही पूछेगा ना। अनलिमिटेड मॉक टेस्ट्स हैं, जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। बिल्कुल, एग्जाम में कुछ ट्रिकी सवाल आते हैं जहां अक्सर गलतियां होती हैं। एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि एक इन्वेस्टर अपनी मर्जी से ट्रेड करना चाहता है। वो खुद तय करना चाहता है कि कौन सा शेयर लेना है, लेकिन उसे सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए मदद चाहिए, तो वो कौन सा पीएमएस लेगा? इसमें स्टूडेंट्स अक्सर एडवाइजरी को टिक कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डिसीजन इन्वेस्टर का है तो एडवाइजरी होगा, लेकिन सही जवाब नॉन डिस्क्रिशनरी है। बिल्कुल, लॉजिक समझिए। एडवाइजरी में ट्रेड एग्जीक्यूशन भी इन्वेस्टर खुद ही करता है, मैनेजर सिर्फ सलाह देता है। लेकिन सवाल कह रहा है कि इन्वेस्टर को एग्जीक्यूशन में मदद चाहिए। राइट। नॉन डिस्क्रेशनरी में ट्रेड एग्जीक्यूट पोर्टफोलियो मैनेजर करता है, लेकिन डिसीजन इन्वेस्टर का होता है। ये एक क्लासिक ट्रैप है NISM एग्जाम्स का। एक और पैटर्न जो बहुत रिपीट होता है वो नंबर्स को लेकर है। पीएम के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम नेटवर्थ क्या है और क्लाइंट से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना ले सकते हैं। सेबी ने जानबूझकर दोनों में 5 का फिगर रखा है, 5 करोड़ और 50 लाख, ताकि कंफ्यूजन हो। हाँ, ये अक्सर होता है। इसे याद रखने का क्या तरीका है? बहुत सिंपल है। जो कंपनी चला रहा है यानी पोर्टफोलियो मैनेजर, उसकी हैसियत बड़ी होनी चाहिए, तो वो बड़ा अमाउंट है यानी 5 करोड़। बिल्कुल, स्किन इन द गेम। और जो क्लाइंट सर्विस लेने आ रहा है उसका टिकट साइज उसके मुकाबले छोटा होगा, तो वो है 50 लाख। बस इतना याद रखना है कि कंपनी के लिए करोड़ और क्लाइंट के लिए लाख। बेहतरीन तरीका है याद रखने का। अब थोड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियोस की बात करते हैं जो आजकल इंडस्ट्री में चल रहे हैं। आजकल जैसे म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट प्लान का कॉन्सेप्ट है, जहां ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन बच जाता है और इन्वेस्टर का नेट रिटर्न बढ़ जाता है। क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर है? जी हाँ, बिल्कुल है। सेबी ने डायरेक्ट एक्सेस फैसिलिटी का प्रावधान किया है। अच्छा। कोई भी इन्वेस्टर बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सीधे पीएमएस प्रोवाइडर के पास जाकर इन्वेस्ट कर सकता है। जब बीच में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि कमीशन बचेगा। और वो कमीशन बचने से फंड का एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा, जिससे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर का मुनाफा काफी बढ़ जाता है। राइट। तो फिर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं यानी IA, उनका रोल क्या रह जाता है? वो तो चाहेंगे कि उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट हो ताकि उन्हें कट मिले। देखिए, एक सच्चे और अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की पहचान यही है कि वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में काम करें। बिल्कुल। अगर IA को लगता है कि क्लाइंट को पीएमएस की जरूरत है और क्लाइंट इतना अवेयर है कि वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है, तो IA खुद क्लाइंट को डायरेक्ट एक्सेस फैसिलिटी की तरफ गाइड करेगा। उसका काम क्लाइंट के फालतू खर्चे बचाना है, न कि सिर्फ अपना कमीशन बनाना। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि पोर्टफोलियो के अंदर क्या चल रहा है? ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए मैनेजर को एक डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। ओके। इस डॉक्यूमेंट में सारी फीस,
हर इन्वेस्टमेंट अप्रोच के रिस्क और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की सारी डिटेल्स साफ-साफ लिखी होती हैं। मतलब कुछ भी छुपा नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ इन्वेस्टर को नहीं दिया जाता, बल्कि सेबी को भी फाइल करना होता है और मैनेजर की वेबसाइट पर भी पब्लिश करना अनिवार्य है। इसके अलावा परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, ताकि कोई भी फर्म अपने मुनाफे को बढ़ा चढ़ा कर ना दिखा सके। चलिए चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर एक डाउट क्लियरिंग सेशन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से जो सबसे बड़े डाउट आते हैं ना, उन्हें क्लियर करना जरूरी है। पहला डाउट एग्जीक्यूशन को लेकर। इसे एक लाइन में दिमाग में बिठा लीजिए। डिस्क्रिशनरी मतलब मैनेजर के पास फैसले लेने की पूरी आजादी है। नॉन डिस्क्रिशनरी मतलब मैनेजर बिना पूछे एक भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। फैसला इन्वेस्टर का होगा। एकदम क्लियर। दूसरा डाउट हाई वाटर मार्क का कैलकुलेशन कब होता है? क्या ये हर महीने या हर हफ्ते चेक किया जाता है? नहीं, रिटर्न्स हमेशा प्रति वित्तीय वर्ष यानी पर फाइनेंशियल ईयर के आधार पर कैलकुलेट होते हैं। अच्छा, हर महीने का हिसाब नहीं होता? बिल्कुल नहीं। साल के अंत में देखा जाएगा कि पिछले हाई वाटर मार्क को पार किया गया है या नहीं। और तीसरा बड़ा डाउट मार्जिन ट्रेडिंग। ये तो पहले ही साफ कर दिया गया है कि उधार लेना यानी बोरोइंग और उधार देना यानी लेंडिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मार्जिन ट्रेडिंग का कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। अब आ गए हैं अपने क्विक रिवीजन पॉइंट्स पर। वो बुलेट पॉइंट्स जो एग्जाम में जाने से पहले दिमाग में एकदम छपे होने चाहिए। बिल्कुल। 6 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर समराइज करते हैं। पहला, पीएमएस के रूल्स भारत में 1993 में आए थे। राइट। दूसरा, डिस्क्रिशनरी में फैसले मैनेजर लेता है, नॉन डिस्क्रिशनरी में फैसले इन्वेस्टर लेता है। तीसरा, रजिस्ट्रेशन के लिए बॉडी कॉर्पोरेट होना जरूरी है। 5 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए और प्रिंसिपल ऑफिसर के पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एकदम सही। चौथा पॉइंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट टिकट साइज 50 लाख रुपए है। पांचवा, रिलेटेड पार्टी में अधिकतम 30% पैसा ही निवेश किया जा सकता है, वो भी लिखित परमिशन के साथ। और आखिरी छठा पॉइंट, हाई वाटर मार्क प्रिंसिपल। परफॉर्मेंस फीस तभी मिलेगी जब पोर्टफोलियो पिछले उच्चतम स्तर को पार करेगा। बेहतरीन। और इन सब नियमों के बीच जो सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है ना, वो है डायरेक्ट एक्सेस फैसिलिटी और साथ ही टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल। हाँ, ये काफी डिसरप्टिव है। डायरेक्ट एक्सेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अगला बड़ा सवाल ये है कि क्या भविष्य में इन ह्यूमन पोर्टफोलियो मैनेजर्स की जगह पूरी तरह से एल्गोरिदम ले लेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है मार्केट में। हाँ, और अगर ऐसा हुआ तो सेबी एक मशीन या कोड को कैसे रेगुलेट करेगा? उसकी फिडुशियरी ड्यूटी कैसे तय होगी? खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय है। एग्जाम के लिए हमें अभी मौजूदा रूल्स पर ही फोकस करना है। बिल्कुल सही कहा। तो बस दोस्तों, चैप्टर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अब करना क्या है, जाओ nismseries.com पे, वहां सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट्स हैं। इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हाँ, कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो नीचे कमेंट में लिख देना। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।